हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर फिर से हम एक पॉइंट लेके आए हैं, लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर। अगेन वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, वही एबनॉर्मल लॉस जो बच्चों को परेशान कर रहा है। और कल एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन को, जो कि एक क्वेरी आई है, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो 15 लाख का दे रखा है। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। और जिन बच्चों के पास, मोस्टली तो सभी बच्चों के पास होगा क्योंकि ये सीबीएसई का सैंपल पेपर से ही ये क्वेश्चन है कैश फ्लो का, तो ये बस उसी की प्रैक्टिस है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना और अपने जैसे ही दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, जिससे उन लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का, और यहाँ पे बेटा डिविडेंड की बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। इंटरिम डिविडेंड की 2 वैल्यू दे रखी हैं, फाइनल डिविडेंड की जो कि प्रपोज्ड के नाम से दे रखा है, करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का इंटरिम डिविडेंड, इस तरह से करके बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो उसमें से कौन सा वाला लेना है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरिम डिविडेंड को देख लेते हैं बेटा। तो इंटरिम डिविडेंड में कौन सी वाली वैल्यू लेते हैं? इंटरिम डिविडेंड अगर दिया गया है इसका मतलब है कि वो पेड है बेटा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसकी कैलकुलेशन हो जाती है, इसका मतलब है वो पेड हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर। तो करंट ईयर वाली वैल्यू ही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड जो है हम कौन सा वाला लेंगे? करंट ईयर का। और कितनी वैल्यू दे रखी है इंटरिम डिविडेंड की? प्रीवियस ईयर का 50,000 है और करंट ईयर का 1,20,000 है। तो करंट वाला लेना है ना, इंटरिम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं करंट ईयर वाली वैल्यू लेनी है, और करंट ईयर वाली वैल्यू दे रखी है 1,20,000 की, और पेमेंट है प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाती है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड भी आपके पास मतलब प्रपोज्ड के नाम से दे रखी है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड मतलब इस साल पेमेंट हुई होगी, और करंट ईयर का प्रपोज्ड जो वैल्यू 2022 के लिए प्रपोज्ड डिविडेंड की दे रखी है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगी। तो अभी इस साल में किसकी वजह से आउटफ्लो हुआ है? प्रीवियस वाले की वजह से, राइट। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड था वो इस साल का पेड माना जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल डिविडेंड जो रहेगा, कौन सा वाला लोगे आप? प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और वैल्यू कितनी दे रखी है प्रीवियस ईयर वाली? 1,50,000, और करंट ईयर का जो प्रपोज्ड है वो 2 लाख है, तो हमें तो 150 लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,50,000 रुपीज हम फाइनल डिविडेंड की पेमेंट मानेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन आप कौन सा वाला लोगे? करंट ईयर वाला। जब हमारे पास टैक्स की 2 ही वैल्यू दे रखी होती हैं, तो ऐसे केस में करंट ईयर का प्रोविजन हम इस साल के नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था उसको नीचे ऑपरेटिंग में लास्ट में जाके माइनस करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट तक कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बीच में इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, तो हम पेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम करंट ईयर के प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो करंट ईयर का प्रोविजन जो है टैक्स का, वो आपको दिया गया है, टैक्स प्रोविजन 1 लाख रुपीज का आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यू है बेटा, जैसे कि हमारा ये फर्नीचर जो है उस पे लॉस अकर हुआ है, मतलब कि फर्नीचर जो है आग लग गई थी उसकी वजह से जल गया है, जिसमें हमें 10,000 का नुकसान हो गया। 10,000 का फर्नीचर हमारा जल गया। अब हमारा जो लॉस हुआ है फर्नीचर में आग लगने की वजह से, वो एबनॉर्मल लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। उसको एक तो हम यही पे एडजस्ट करेंगे, सेकंड एंट्री उसकी इन्वेस्टिंग के टाइम पे एडजस्ट करेंगे बेटा। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे जो फर्नीचर का लॉस है, लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर जो हमारा हुआ है, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, और ये लॉस हुआ है हमारा 10,000 रुपीज का, तो 10,000 हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि टैक्स हमारा कुछ रिफंड भी हुआ है। 10,000 का जो टैक्स अमाउंट है वो रिफंड हुआ है, तो रिफंड है तो वो तो हमारे लिए एक तरह से इनफ्लो है ना, तो टैक्स रिफंड
को हम यहाँ पे अगेन 10,000 का ही है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम होंगी। और अब हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो निकल के आएगा, जो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है, दैट वुड बी 18,70,000 रुपीज आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्दर प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश आइटम जो सबसे पहले हम यूजुअली कंसीडर करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली 1 लाख का दे रखा है, डायरेक्टली पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अमर्टाइजेशन, अगर कोई चीज हमारी अमर्टाइज हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर है यस पेटेंट्स अमर्टाइज हुए हैं। कैसे पता चला पेटेंट की, हमारी हम यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं पेटेंट का। हमारी इस साइड में ओपनिंग वैल्यू आएगी, ओपनिंग वैल्यू हमारी पेटेंट की दे रखी है, एसेट है ना, तो 2 साइड से स्टार्ट होगा। 80,000 के ओपनिंग है और बाय साइड में हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे जो कि हमारा दे रखा है 50,000 का, राइट। और इस बीच में हमने थोड़े से पेटेंट्स जो है परचेज भी किए हैं, जो कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 50,000 के आपने एडिशनल खरीदे हैं। तो इसका मतलब है आपके पास ये 1,30,000 हो गया, 1,30,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 80,000, मतलब कि ये हो रहा है आपका एमर्टाइजेशन। तो बाय एमर्टाइजेशन या बाय पेटेंट्स अकाउंट्स आपके पास जो है 80,000 का आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बाद एमर्टाइजेशन आपका 80,000 का हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपको एक नॉन ऑपरेटिंग टाइप की इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 25,000। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ है वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इनफ्लो है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस 25, 155, 1,55,000 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 20,25,000। ठीक है, और ये क्या वैल्यू होगी हमारे पास, ये होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, हमारी ये वैल्यू होगी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारी जो वैल्यू आएगी, मीन्स आपके क्वेश्चन का जो सेकंड आंसर है दैट इज 20,25,000। फर्स्ट आंसर था ये और सेकंड आंसर है ये। ठीक है, अब थर्ड आंसर आपसे पूछा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मिलने वाला कैश कितना होगा, तो उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो हम मशीन देखते हैं ना। अब मशीन में तो बहुत कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रखी हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। कोई डेप्रिसिएशन नहीं बता रखा इसका, कोई इसका एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली जब हमें 2 ही वैल्यू दी गई होती हैं तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट ईयर वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि परचेज शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, मशीन के नाम पे जो आउटफ्लो हुआ है वो 2 लाख रुपीज का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी परचेज दिखा रखा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका जो है परचेज है, 1 लाख का परचेज दिखा रखा है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आती है पेटेंट्स भी, क्योंकि यहाँ पे परचेज थे ना, यहाँ हमने अकाउंट बनाया था, तो ये परचेज आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। तो सीधे सीधे हम पेटेंट्स ले लेते हैं। हमारे पास 50,000 का परचेज हुआ है, पेटेंट्स का आउटफ्लो हुआ है। अब
नेक्स्ट इनकम क्या है इसमें, बस हमें एक इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी इस पे हमें 25,000 का जो इंटरेस्ट मिला था, बस ये इनकम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 25,000 का, बस यही एक पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी तो सब नेगेटिव है, बाकी तो सब आउटफ्लो है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 350 माइनस 25 तो 3,25,000 की हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। और ये क्या है, इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है ना बेटा। ठीक है, अब एक और चीज थी, फर्नीचर था हमारे पास जिसपे हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया था, ये रहा है ना, आग लगने की वजह से उस पर 10,000 का लॉस हुआ था, उसको हमने यहाँ पे कहीं नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर कोई भी परचेज नहीं है। फर्नीचर के अंदर क्या था, हम फर्नीचर अकाउंट अभी देख लेते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो बेटा 1 लाख है ना, और क्लोजिंग वैल्यू जो है वो आपकी दे रखी है 80,000, मतलब कि ये वैल्यू कम हुई है और उसमें भी हमारा ये 10,000 की जो है लॉस हो गया था, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया था 10,000 का। तो बचा हुआ 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन में चला गया, ना हमने कुछ खरीदा है और ना ही हमारी कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई है, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, फर्नीचर अकाउंट हमारा जो है क्लोजिंग में 80 पड़ा हुआ है, उसमें हमें लॉस की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे शो नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये जो हमें फर्नीचर पे लॉस हुआ है उसको क्या हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस शो करना चाहिए था? नहीं बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट की वैल्यू दे रखी है, हमें अकाउंट की ओपनिंग क्लोजिंग, बीच में लॉस हो गया, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, तो ऑलरेडी हमने अकाउंट के अंदर उन वैल्यूज को एडजस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे दोबारा से लॉस ऑन फर्नीचर ड्यू टू फायर या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो हुआ है उसको दोबारा से यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, ऑलरेडी सेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और यही मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट, मतलब कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स खरीदने में हमारा 3,25,000 खर्च हुआ है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो आउटफ्लो देख लेते हैं। फाइनेंसिंग के अंदर सबसे पहले तो हम शेयर्स ढूंढते हैं, तो शेयर कैपिटल के नाम पे हमारे पास इनफ्लो हुआ है, यस, हमारी कैपिटल में इंक्रीज हुआ है 5 लाख का, तो हम यहाँ पे 5 लाख का इनफ्लो दिखा देंगे। उसके बाद में हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहे हैं, मतलब कि पेमेंट हुई है। ठीक है, तो हमारे जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हुई है, और पेमेंट हुई है हमारी 2 लाख रुपीज की। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट 2 लाख रुपीज की हुई है, तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर शो कर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड अगेन सिर्फ वही दोनों वैल्यूज जो हमने यहाँ पे ली थी, सिर्फ उन्हीं का ही आउटफ्लो हम यहाँ पे दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो हमारे पास 2,70,000 का आउटफ्लो हुआ है, क्लियर। तो ये हमारे आउटफ्लो फाइनेंसिंग के अंदर दिखाए जा रहे हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट कोई हुई नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये 5 लाख पॉजिटिव थे और 470 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि 30,000 हमारे पास बचे हैं, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 30,000 का इनफ्लो हमें हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज का हमारे पास इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आ जाता है, जो थर्ड आंसर आपसे पूछा गया था वो यही पूछा गया है। ठीक है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस क्वेश्चन के अंदर।
अब नेक्स्ट आपसे पूछी गई है, जो फोर्थ वैल्यू पूछी गई है वो क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट पूछी गई है। अब क्लोजिंग कैश कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैश की जो भी वैल्यू दे रखी है उसी में मार्केटेबल सिक्योरिटीज की क्लोजिंग वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैश निकल के आ जाएगा। वही ओपनिंग निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे? ओपनिंग कैश में ओपनिंग के टाइम पे जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे तो ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो था बेटा वो आपका ये फर्नीचर का लॉस फायर की वजह से कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। अभी एक क्वेश्चन जो स्मार्ट प्ले वाला था, अभी उसके अंदर हमने उसको लिया था, वहां पे भी मशीन में आग लगी थी, मशीन पे लॉस हुआ था, तो उसको भी हमने वहां मशीन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया था। और यहाँ पे भी फर्नीचर की जो है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यू दे रखी है, उस पे लगने वाला लॉस दे रखा है, मतलब कि मोर देन 2 वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहाँ पे भी अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अंदर ही ये वाला लॉस जो है एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अलग से स्पेशली एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? कहाँ पे करते हैं उसको एडजस्ट? जहाँ पे इतनी सारी वैल्यू नहीं दे रखी हैं, सिंपल एक वैल्यू दी है कि लॉस ऑन वट एवर इन्वेंट्री या फिर फर्नीचर या फिर मशीनरी ड्यू टू फायर, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है और उससे रेलेवेंट कोई फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी हैं। तो ऐसे केस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लास्ट में जाके उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को हम सेट ऑफ करते हैं। तो होपफुली इस फायर वाले लॉस को किस तरह से सेट ऑफ करते हैं, किस तरह से एडजस्ट करते हैं, आपको समझ आया होगा। फॉर मोर keep watching, keep learning and don't forget to share. Help others also. Thank you.